Everyone, my name is Deepika Sahu and I am lecturer in Bharati College of Pharmacy. आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम उसके और फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी आपको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम पीसीआई के नाम से भी जानते हैं, तो फिर वो कैसे है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट की, जिसे सेंट्रल काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, और इसे फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत के तहत पे इन्हें कॉन्स्टिट्यूट यानी कि इन्हें बनाया गया। ठीक, सबसे पहला हमारा पीसीआई जो है वो कब वो हुआ है, तो वो हमारा हुआ है 1949 पे। इन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उन्हें रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है हर एक 5 साल में, और जो हमारा मेन पीसीआई है वो हमारा न्यू दिल्ली पे बेस्ड है, मतलब कि हमारा न्यू दिल्ली पे हमारा मेन पीसीआई जो है वो वहाँ है न्यू दिल्ली पे। और ये जो है वो 2 मिनिस्ट्री से लिंक अप रहते हैं, एक होते हैं हमारी फैमिली वेलफेयर और एक होते हैं हमारे हेल्थ सर्विसेज। 3 टाइप के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरे वीडियो मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जैसे कि डिस्कस किया है, तो उसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स को यूजीसी, एमसीआई और जितने भी हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल्स है वो उन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, यूजीसी और एआईसीटी जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में हमारे डायरेक्टर जनरल, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी के मेंबर्स आते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोटिंग के आधार पे, वोटिंग के बेसिस पे जो है वो उनको वहाँ के प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी जो वर्किंग ईयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल का होता है। वैसा ही एज इट इज़ हमारी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स के भी वर्किंग ईयर्स होते हैं। हर 5 साल में जो है वो वापस री इलेक्टेड या फिर री नॉमिनेशन से अगर वो होना चाहें तो फिर कर सकते हैं, वरना फिर वोटिंग प्रोसीजर्स के थ्रू जो है वो उन्हें वहाँ पर बनाया जाता है हर 5 साल के बाद। ठीक, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो हमारा प्रेसिडेंट जो पहले से ही हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो, या फिर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो, या फिर और अदर मेंबर्स जिनको जो है हमारे सेंट्रल काउंसिल इलेक्ट करके उनको एज अ एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स जो है वो बनाती है ना। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीसीआई भी देख चुके हैं कि इनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना चाहते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, जो फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होना है वो कौन से बेसिस पे होना है ये भी वो उन्हें बताते हैं, यानी कि उनके क्या क्या कंडीशंस सिचुएशंस होने चाहिए वो। उसके अलावा प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी को भी रेगुलेट करना किसका काम है, हम पीसीआई का काम है। हमने फंक्शंस भी देखे हैं कि फंक्शंस ऑफ पीसीआई क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला कि ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं एजुकेशन के लिए। दूसरा क्या होता है हमारा फ्रेमिंग ऑफ एजुकेशन रेगुलेशंस, प्रिस्क्राइबिंग द कंडीशंस, यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन को किस तरीके से फ्रेम करने हैं, वो यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन हो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स के, फार्मेसी के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का, वो मेनटेन करना पीसीआई का काम है। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देना तो फिर उनमें इंस्पेक्शन करवाना, ताकि वो अपने नॉर्म्स पे, यानी कि पीसीआई के नॉर्म्स को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इंस्पेक्शन करवाना। इसके अलावा स्टडी एग्जामिनेशंस जो हो रहे हैं वो पीसीआई के पैटर्न पे होने चाहिए। पीसीआई के पास ये भी राइट होता है कि वो अगर किसी भी अप्रूवल दे चुका है किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, वो उनको विड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा अगर बाहर से कोई क्वालिफाई करके आ रहा है फार्मासिस्ट, तो फिर उन्हें कौन से बेसिस पे उन्हें एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बताना है, ये काम भी किसका होता है, पीसीआई का होता है। ठीक, इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की है अपने लास्ट वीडियो फंक्शंस ऑफ पीसीआई के नाम पे। ठीक, नेक्स्ट हम पावर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया देखें कि उनके पास में कौन कौन से पावर्स होते हैं। आज जो हम देखेंगे वो है हमारा एजुकेशन रेगुलेशन। ठीक, पीसीआई जो है वो अपने एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिपेयर करता है, तो उनके वो एजुकेशन रेगुलेशंस कौन से बेसिस पे बनाए जाते हैं। तो फिर अंडर सेक्शन 10 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू फ्रेम एजुकेशन रेगुलेशंस आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है कि सेक्शन 10 के अंतर्गत, फार्मेसी एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत में जो हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारा पीसीआई है
है उसको ये एम्पावर दिया गया, उसको ये जो है वो क्या उनको एक ऐसा पावर दिया गया जिसकी वजह से वो क्या कर सके, एजुकेशन रेगुलेशंस को वो फ्रेम कर सके, मतलब कि एजुकेशन रेगुलेशन जो है वो उसको बना सके, है ना, वो उनको बनाएगा, लेकिन आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। पीसीआई को ये हक दिया गया है कि वो एजुकेशन रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो एजुकेशन रेगुलेशंस को फ्रेम करेंगे, है ना, तो फिर उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, द एजुकेशन रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये जो हमारे एजुकेशन रेगुलेशंस हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताते हैं, मतलब कि एजुकेशन रेगुलेशंस को इस आधार पे बताया जाए कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड बताने के साथ साथ ये भी बता सके कि वो कैसे एक अच्छे फार्मासिस्ट, एक डिपेंडेबल फार्मासिस्ट बनेंगे। ठीक, तो सबसे पहला क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट। तो जब ये एजुकेशन रेगुलेशन बना रहे थे या फिर जब भी फ्रेम किया जाता है तो सबसे पहले ये क्या देखना पड़ता है कि फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब कि ऐसा कौन सा क्वालिफिकेशन उनके लिए बनाया जाए जिसकी वजह से वो एज अ फार्मासिस्ट ही क्वालिफाइड हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके अलावा क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उन्हें अगर डी फार्मेसी में एडमिशन लेना है, तो अगर उन्हें डिप्लोमा इन फार्मेसी में अगर एडमिशन लेना है तो फिर कौन कौन से उनके पास कितने कम से कम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, अगर आप फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो फिर आपको अच्छे से पता है कि चाहे वो हमारे मैथ्स ब्रांच के और चाहे वो हमारे मैथ्स स्ट्रीम के हो या हमारे बायो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। तो वही जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन बताना, यानी कि वो 10th पास होने चाहिए, 12th पास होना चाहिए। 12th जब वो पास हो रहे हैं तो फिर उनका जो स्ट्रीम है वो उनके मैथ्स स्ट्रीम या फिर बायो स्ट्रीम से पास होना चाहिए। उसके अलावा परसेंटेज बेसिस भी देखा जाता है कि मिनिमम इतने परसेंटेज होने चाहिए तभी उन्हें डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन मिलेगा, है ना। उनका डोमिसाइल कहाँ का है ना, उनके पास उनका कोई ओरिजिनल प्रूफ है कि नहीं है। तो इतने सारे जो एक स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई गई है कि कम से कम आपका 12th क्रॉस होना चाहिए, वो भी आपके मैथ्स स्ट्रीम या फिर मैथ्स स्ट्रीम या फिर बायो स्ट्रीम से। तो यही चीज़ जो है, यही वो उसका एग्जाम्पल है मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी एंड इट्स ड्यूरेशन। इसके अलावा कितने साल का कोर्स होना चाहिए उसका डिसाइड करना, उसका नेचर डिसाइड करना। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें डिप्लोमा वालों की, तो फिर डिप्लोमा जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ 2 साल का रहता है, सिर्फ 2 years का रहता है ना। और जब वहीं अगर हम डिग्री वालों की बात करें तो फिर उन्हें 4 साल का रिक्वायरमेंट होता है, उन्हें 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। तो फिर वही बताना कि कैसा कोर्स होना चाहिए और कौन से बेसिस पे उनका कोर्स होना चाहिए, सेमेस्टर बेसिस पे कि हमारे ईयरली बेसिस पे। तो यही चीज़ नेचर ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में बताया गया है, और साथ में उसका ड्यूरेशन डिसाइड करना कि उनका ड्यूरेशन कौन कौन से वे उसका होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए। 4 साल का हो रहा है तो फिर सेमेस्टर बेसिस पे होना चाहिए कि ईयरली बेसिस पे होना चाहिए, ये चीज़। नेक्स्ट है हमारा अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग कोर्स ऑफ स्टडी। इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल देना, है ना, ताकि वो फार्मेसी का कोर्स करा सके। ये भी किसके अंतर्गत पे आता है, तो वो भी हमारे एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर में आता है। ठीक, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल मिलना, इंस्टीट्यूशंस को कौन से आधार पे, कौन से बेसिस पे उनको अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, पीसीआई अपने खुद के नॉर्म्स प्रिपेयर करके रखे होते हैं। पीसीआई जो है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हमारे अप्रूवल लेना चाहते हैं उन इंस्टीट्यूशंस को अपना एक नॉर्म्स बताती है कि आपको कम से कम इन नॉर्म्स पे खड़े रहना है। आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास लैब्स होने चाहिए, आपके पास लैब्स होने चाहिए, इतने लैब्स होने चाहिए, इन सब्जेक्ट्स के लैब्स होने चाहिए, आपके पास इतने क्लासरूम होने चाहिए, है ना, आपके पास ये इक्विपमेंट्स होने चाहिए।
ये सारे के सारे नॉर्म्स जो है वो पीसीआई हमको देती है, और पीसीआई यानी जिस भी इंस्टीट्यूशंस को अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है उनको इन नॉर्म्स के बारे में वो बताती है कि आप इन्हें फुलफ़िल करिए। उनके फुलफ़िल करने के बाद फिर पीसीआई उनके जितने भी इंस्पेक्टर्स यानी कि वहाँ के जो मेंबर्स रहेंगे एज ए इंस्पेक्टर, जो भी वहाँ पर अपने मेंबर्स रहेंगे उनको इंस्पेक्शंस के लिए उन इंस्टीट्यूशंस में भेजती है। और फिर अगर उन इंस्पेक्टर्स को ये लगता है कि हाँ ये फुलफ़िल कर रहे हैं, इनके पास में इतना है, इनके पास ये इतना रिक्वायरमेंट है और वो उन्हें फुलफ़िल करे, तब फिर उन्हें वो एज अ अप्रूवल प्रोवाइड करती है। तब पीसीआई उन इंस्टीट्यूशंस को ये अप्रूवल देती है कि हाँ आप फार्मेसी कोर्स जो है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशंस। स्कीम्स जो है वो, ठीक, स्कीम कैसा होता है, हर बार हमारे स्कीम्स बदलते रहते हैं एग्ज़ाम के। जैसा कि हमारा पहला अगर आप पुराने अपने पेपर्स देखेंगे तो फिर उसमें ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, पीसीआई स्कीम, ऐसा करके उनके स्कीम्स लिखे रहते हैं। स्कीम क्या होता है, इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर्स के पैटर्न्स बदलते हैं। स्टैंडर्ड्स जो चेंज होते रहते हैं पीसीआई के, यानी कि एग्जामिनेशन उनका जो एक पैटर्न है वो जो चेंज होता रहता है वो उनके स्कीम कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि पहले सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेसिस के एग्ज़ाम्स लेने हैं, उस थ्योरी मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ रिटर्न क्वेश्चंस के एग्ज़ाम लेना है। नेक्स्ट फिर आ गया हमारे, नहीं हमें एमसीक्यूज़ के भी लेने हैं। तो इस तरीके से जो उनका पैटर्न चेंज हो रहा है वो पैटर्न्स हमारे स्कीम में आते हैं। ठीक, और मोड ऑफ एग्जामिनेशंस मतलब कि कौन से मोड के एग्जामिनेशंस हम ले रहे हैं, हम एमसीक्यूज़ ले रहे हैं कि हम रिटर्न पैटर्न ले रहे हैं, हम क्लास टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रहे हैं कि हम अपने सेमेस्टर बेसिस पे ले रहे हैं, तो वो आते हैं हमारे मोड ऑफ एग्जामिनेशंस। फिर नेक्स्ट है हमारा अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशंस। अप्रूवल ऑफ एग्जामिनेशंस का मतलब क्या होता है, अगर जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, हमारा जैसे भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, ये कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, तो उसका वो है CSVTU, जो हमारे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर पे ये कॉलेज है ना। तो फिर अब उन्हें एग्जामिनेशंस के लिए अब उन्हें अप्रूवल कौन प्रोवाइड करेगा, CSVTU करेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ को पैटर्न कौन बताएगा, हमारा पीसीआई बताएगा। और फिर अगर उनके पैटर्न्स को हमें फॉलो करते हुए एग्जामिनेशंस लेने हैं, ठीक, उनके डेट्स भी जो है वो हमें पीसीआई ही बताता है। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन एग्जामिनेशन एट द डिप्लोमा इन फार्मेसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशंस। इसके अलावा एलिजिबिलिटी बताना, एलिजिबिलिटी मतलब कि क्या, आपके इतने परसेंट अटेंडेंस होने चाहिए, आपके प्रैक्टिकल्स, आपको अपने प्रैक्टिकल्स जो हैं वो अटेंड करना है। इसके अलावा आपके जितने भी क्लास टेस्ट हो रहे हैं, अगर आपके सीटी या अगर आपके सेशनल टेस्ट जो हो रहे हैं या फिर आपके जो ऐसा नॉर्मल टेस्ट हो रहा है, तो इस तरीके से उनके अटेंडेंस के बेसिस पे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है उन्हें ये एलिजिबल बताना कि हाँ ये जो है ये स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए एलिजिबल है, तब उन्हें वो बताया जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो फिर हम कहते हैं ना कि अटेंडेंस होना मस्ट है, तो उनके वो अटेंडेंस के भी स्टैंडर्ड्स किसने रखे हैं, हमारे पीसीआई ने ही उनके वो स्टैंडर्ड्स भी बताए हैं। ठीक, द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड द स्टैंडर्ड्स टू बी अटेंड। उसके अलावा सब्जेक्ट्स को भी डिसाइड करना है ना कि हमें कौन से सेमेस्टर में हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स के लेवल्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनका सिलेबस डिसाइड करना कि हमारा जो केमिस्ट्री है वो हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, हमारा जो फार्माकोलॉजी है वो हम 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके के जो सिलेबस भी बनाए गए हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हमें कौन से सेमेस्टर या फिर कौन सी ईयर में पढ़ने हैं, वो भी काम किसका है, वो भी काम हमारे पीसीआई का है। और ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा पीरियड्स एंड अदर कंडीशंस ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके अलावा ये डिसाइड करना कि हमारा टोटल पीरियड एक दिन में बच्चों का कितना थ्योरेटिकल पीरियड होना चाहिए, कितना आवर्स का उनका कितने आवर्स का उनका प्रैक्टिकल पीरियड होना चाहिए। तो उनके थ्योरी और उनके प्रैक्टिकल पीरियड्स भी कौन डिसाइड करता है, कितने घंटे का होना चाहिए, तो वो भी हमारा पीसीआई ही डिसाइड करता है। ठीक, और पीसीआई जो चीज़ बताता है उस चीज़ को फॉलो करना हमारे इंस्टीट्यूशंस, जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ये काम होता है कि वो पीसीआई के उन बताए हुए टर्म्स को फॉलो करें।
ठीक। नेक्स्ट है हमारे इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशंस रनिंग अंडर अप्रूव्ड कोर्सेज ऑफ स्टडी। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि जो पीसीआई रहता है वो क्या करता है, अपने नॉर्म्स बता देता है कि आपके पास ये चीज़ें जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। उसी में ही वो इस इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ के बारे में भी बता दिया रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैब्स होना ज़रूरी है, आपके पास ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लैब होना ज़रूरी है, बायोकेमिस्ट्री का अलग लैब होना चाहिए, फार्मास्यूटिक्स के अलग लैब होने चाहिए, केमिस्ट्रीज के लिए अलग लैब होने चाहिए। तो इस तरीके से जो लैब्स हैं उनको बता दिया रहता है। लैब्स बताने के साथ साथ इक्विपमेंट्स भी बताना, जैसे कि हॉट एयर ओवन। अब हमको फार्मास्यूटिक्स में हमको अगर टैबलेट्स प्रिपेयर करने हैं, कैप्सूल्स प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए हमें हॉट एयर ओवन की रिक्वायरमेंट है। अगर हमें कोई चीज़ अगर गर्म करनी है तो उसके लिए हमें हीटिंग मेटल्स की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से इक्विपमेंट्स भी जो है बता रहा है किसका काम रहता है, पीसीआई का काम रहता है। पीसीआई के नॉर्म में जो है वो बताया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द एग्जामिनिंग अथॉरिटी। इसके अलावा जितने भी हमारे एग्जामिनिंग अथॉरिटीज़ रहते हैं उनके पास में जो भी कंडीशंस पीसीआई बता रही है कि आपके पास ये पेपर्स होने चाहिए, आपका क्वेश्चन पेपर इस पैटर्न में प्रिपेयर होने चाहिए, आपके आंसर शीट्स ऐसे होने चाहिए, तो एग्जामिनिंग अथॉरिटी की ड्यूटी रहती है कि वो उनके कंडीशंस को फुलफिल करे। ठीक। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस फॉर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। उसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना भी जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि जो प्रैक्टिकल्स हम परफॉर्म करवाते हैं वो भी किसका काम रहता है, हमारे इंस्टीट्यूशंस का काम रहता है। तो यही है कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस फॉर गिविंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये है हमारा एजुकेशन रेगुलेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने ये चीज़ देखा कि पीसीआई जो है वो कैसे फ्रेम करती है किसी भी एजुकेशन रेगुलेशन को, और उन्हें वो और इंस्टीट्यूशंस को ये किस बेसिस पे जो है वो अप्रूवल देती है वो। ठीक। थैंक यू।